जय हिंद बच्चों। आज हम अपनी मॉडर्न इंडिया सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें आज हम आ गए हैं 1880 टू 1905 के टाइम पीरियड पर। आपको, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको समझा देता हूँ मैं मॉडर्न हिस्ट्री कैसे कवर कर रहा हूँ। मैंने यूपीएससी 10-15 साल के और स्टेट पीएससी के 4-5 स्टेट पीएससी के 10-15 साल के प्रीवियस पेपर्स को पूरा नोट डाउन करके कि मॉडर्न हिस्ट्री से कहाँ से कैसे और किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो एक एनालिसिस सामने आया है कि अगर आप हर 50 साल में अंग्रेजों के टाइम का, जैसे 1750 से 1800, 1850 से 1800 से 1850 और 1850 से 1900, ऐसे करके भी 30 या 50 साल का टाइम जोन फ्रेम करो। और उस टाइम पर एक तरफ पहले लिख लो कि कौन कौन से गवर्नर जनरल या फिर वायस राय ने क्या क्या काम किए। फिर उसके बाद ही लिख लो कि उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मतलब और सांस्कृतिक मतलब सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और कल्चरल क्या क्या रिफॉर्म हो रहे थे इंडिया में। तो आप 90% इन एग्जाम्स का कवर कर सकते हो, जिसमें आप प्री भी इंक्लूडेड है और मेंस भी। तो अपन एक्चुअल में प्रीवियस ईयर पेपर से ही पता चलता है कि क्या एक्चुअल में पूछा जाता रहा है, जिससे आगे क्या पूछा जा सकता है। तो अपन उसी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल अभी अपन बिल्कुल इंडिया के बिल्कुल मॉडर्न इंडिया में बिल्कुल लास्ट तक ही पहुंच रहा है, 1900 तक की बात आ गई है। तो आप देखो लॉर्ड रिपन, उसके बाद क्या कहा गया, लॉर्ड, अरे सॉरी ये रहा लॉर्ड डफरिन, उसके बाद आ गया लॉर्ड लैंसडाउन, उसके बाद आ गया एल्गिन, उसके बाद आ गया लॉर्ड कर्जन। तो ये प्रॉपर टाइम जोन की बात है। और इसके बाद अपन पढ़ लेंगे कि इस प्रॉपर टाइम जोन में, इस टाइम जोन में 1880 टू 1905 सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल रिफॉर्म क्या हो रहे थे। इससे आप, अगर आप मेरी बात में भी यकीन नहीं आ रहा तो आप खुद भी प्रीवियस ईयर पेपर से एनालिसिस ये निकाल सकते हो कि इसी से क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, मैं 10% उस एक्सेप्शनल को कहता हूँ जिससे कभी ना कभी वो क्वेश्चन देते ही इसलिए हैं ताकि आपसे सॉल्व ना हो, आपका टाइम वेस्ट हो और आप यूपीएससी क्लियर ना कर पाओ। कुछ क्वेश्चन आते ही हैं ना सॉल्व करने के लिए, पर 90% एरिया इन्हीं से कवर हो रहा है। तो अपन शुरू करते हैं। आप मेरी प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने उसमें भी पूरा टाइम जोन से कवर किया हुआ है। और इसके अगर आपको नोट्स चाहिए, मैं आपको समझाने के लिए ना बस हेडिंग लिखता हूँ और मुंह से पूरा समझा देता हूँ। अगर आपको प्रॉपर हैंड रिटन चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं वीडियोस की जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं उनकी फोटोज लेकर टेलीग्राम पर डाल देता हूँ। आपको टेलीग्राम दिख रहा होगा इस तरफ, उस पर जाके आपको फ्री में सारे नोट्स मिल जाएंगे। अगर आपको पूरा हैंड रिटन नोट्स की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए मेरी इन डिटेल, तो मेरे चैनल पर, चैनल के इन्फो पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी, आप वहां से मुझे मैसेज करके मैं आपको अपने हैंड रिटन नोट्स की पूरी एक क्या कहते हैं, अपनी नोट्स की पूरी पीडीएफ ही दे दूंगा। मैं आपको बता देता हूँ, दिस इज माय कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ। अगर आपको चाहिए मैं आपको दे दूंगा। फिलहाल अभी अपन स्टार्ट करते हैं, समझ लेते हैं हो क्या रहा था इस टाइम पे, जो कि यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। सबसे पहले बात करें अपन 1880, इससे पहले अपन 1858 से लेके 1880 तक की पूरी चीज देख ली थी पिछली वीडियो में। अब देखते हैं 1880 से 1905, 1880 से 1905 के बीच में क्या चीजें हो रही थी अंग्रेजों की तरफ से। उसके बाद देखेंगे कि उस समय क्या सोशल इकोनॉमिकल रिफॉर्म हो रहे थे। सबसे पहले 1880 में आते हैं लॉर्ड रिपन, जो 84 तक 1884 तक रहते हैं और इनको भारत का सबसे लोकप्रिय और उदार वायसराय कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भारत के दृष्टिकोण से? क्योंकि इन्होंने भारत में कुछ ऐसे काम करे थे जो कि इंडियंस के लिए उस टाइम के हिसाब से अच्छी बात थी। सबसे पहले तो वार्नाकुलर प्रेस एक्ट इन्होंने समाप्त कर दिया था, जो 1882 में इनने एक्चुअल में हुआ क्या था, लॉर्ड लिटन ने, अपन ने अभी पिछली वीडियो में जस्ट पढ़ा है कि लॉर्ड लिटन ने 1878 में 1878 में वार्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया था। इस एक्ट का मेजर पॉइंट था कि कोई भी न्यूज़पेपर, अखबार इंडियन लैंग्वेजेस में प्रिंट नहीं होगा, भारतीय भाषा में नहीं छापा जाएगा। क्योंकि इस समय पर ये जो उदारवादी लोग थे भारत के, वैसे लोग जो भारत को आजाद कराने के लिए, अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए न्यूज़पेपर का सहारा लेते थे। तो लॉर्ड लिटन को ये चीज पता चल गई थी, तो उसने पूरे न्यूज़पेपर बैन करवा दी कि सब बस इंग्लिश में प्रिंट होंगे, क्योंकि इंग्लिश आम जनता पढ़ नहीं सकती थी। पर लॉर्ड लिटन ने लगाया था, रिपन ने हटा दिया 82 में कि वार्नाकुलर प्रेस एक्ट की सारी भारतीय मतलब जो में छप सकता है उन भारतीय भाषाओं में न्यूज़पेपर छपेगा। तो कायदे से एक हिसाब से इंडियंस के लिए तो अच्छी बात थी, भारतीयों के लिए, इसलिए इसको लोकप्रिय और उदार कहा जाता है। आगे भी अपन कुछ चीजें पढ़ेंगे। तो इसने भारतीय भाषाओं में अखबार की अनुमति दे दी थी रिपन ने। लिटन ने तो लगाया था 78 में, 6 साल चला ये, 4 साल और 2 साल ये, ठीक है। उसके बाद इसने दूसरा क्या काम किया जिसकी वजह से इसको
उदार और लोकप्रिय कहा जाता है स्थानीय सुशासन, क्या कहते हैं, लोकल गवर्नेंस। लोकल गवर्नेंस, इसको लॉर्ड रिपन को ना, लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस इन इंडिया भी कहा जाता है। ये मैंने अगली लाइन लिखी है, स्थानीय सुशासन का जनक। ठीक है, इसने स्थानीय सुशासन का मतलब क्या होता है, 1881 में इसने लागू किया था कि नगर पालिका जो कि आज भी है और जिला बोर्ड जो कि जिला पंचायत बन गई है आज, इसकी स्थापना करी थी नगर पालिका की और जिला पंचायत की, जिसको उस टाइम पे जिला बोर्ड बोलते थे, इसलिए इसको फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस या स्थानीय सुशासन का जनक बोलते हैं। ये इस टाइम पे इसने किया था। अब इस टाइम पे क्या क्या सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल रिफॉर्म हो रहे थे इस पूरे टाइम जोन में, वो अपन पढ़ लेंगे। और एक्चुअल में आप पूरे क्वेश्चन को एनालाइज करोगे प्रीवियस ईयर के, तो यही ज्यादा पूछ रहा है। उसके बाद देख लेते हैं इसने और क्या क्या काम किया था। पहली नियमित जनगणना करवाई थी। आपने पिछली वीडियो में देखा है 75 से 78 के बीच में कि पहली जनगणना हुई थी, पर वो रेगुलर नहीं थी, मात्र गिने चुने लोगों की जनगणना हुई थी जो अपर क्लास क्रीमी लेयर थी इंडिया की, राजा महाराजा, जमींदार, इन सब की। पर इसने पहली, लॉर्ड रिपन ने पहली नियमित जनगणना करवाई थी और इसके बाद से लेकर आज तक हर 10 साल में जनगणना होती आई। वो बात अलग है, कोरोना की वजह से अभी तक जनगणना नहीं हो पाई जो अब शुरू हुई है, पर 1881 से ये चीज शुरू हो गई थी और तब से लेकर अभी तक हर 10 साल में होने वाली जनगणना की शुरुआत रिपन ने ही करी थी। कब करी थी? 1881 में पहली नियमित जनगणना। इसके पहले एक अनियमित जनगणना हुई थी, मतलब एक बार करनी थी देखने के लिए कि क्या स्थिति भारत की, क्या जनसंख्या कहाँ क्या है, पर वो केवल अर्बन और अपर मिडिल क्लास लोगों की हुई थी, सबकी नहीं हुई थी। पर यहाँ से अब सबकी होने लग गई थी और हर 10 साल का नियम बना दिया था। उसके बाद बात करें, इसने प्रथम कारखाना अधिनियम बनाया था 1881 में ही। इसमें क्या इस कारखाने अधिनियम, ये प्री में पूछा गया है एक बार और ये नहीं पूछा गया तो ये पूछा जा सकता है। उसके इसका मतलब क्या था कारखाना अधिनियम का, कि इसने कुछ चीजों पे रोक टोक और कुछ चीजों को फिक्स टाइम जोन में बांट दिया था। हालांकि इसी स्लाइड में अपन देखेंगे दूसरा कारखाना अधिनियम भी बना था, वो कहाँ गया, इसमें एल्गिन चावलजर बंधु तृतीय ये दूसरा कारखाना अधिनियम 1991 में 10 साल बाद बन गया था। फिलहाल अपन इसको देख लेते हैं कि इसने बाल श्रम प्रतिबंध कर दिया कुछ टाइम के लिए। देखो बाल श्रम अभी भी होता है इंडिया में, इलीगल है, पूरी तरीके से इलीगल है, पकड़े जाते हैं, जेल हो जाती है मालिकों को, पर होता अभी भी है। बस ये कहने को बना था कि हमने कानून बना दिया, देखो हम अच्छे हैं, अंग्रेजों ने कहा। बाल श्रम तो आज तक प्रतिबंधित नहीं होता, तो वो सोचो उस टाइम की बात है जहां पर तो बाल श्रम ही सबसे ज्यादा होता था, क्योंकि बच्चे ज्यादा काम कर पाते थे, छोटी जगहों पे जा पाते थे खदानों के लिए। बाल श्रम और नियमित काम करने के घंटे तय कर दिए थे, पर कितने घंटे तय करना है वो जमींदार तय करेगा। तो जमींदार 24 घंटे में से 20 घंटे तय कर देता था। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक, वो भी मात्र 4 घंटे का सोना से ले तक बच्चे, औरतें, बूढ़े सब काम करते थे। उसके बाद एल्बर्ट बिल आया था। एल्बर्ट बिल विवाद हुआ था। इसमें क्या था कि उस समय तक कुछ भारतीय इतने पढ़ लिख गए थे कि वो न्यायाधीश बन गए थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि अंग्रेजों की विवादों को निपटाने के लिए भारतीय न्यायाधीश नियुक्त कर दिए थे। एल्बर्ट बिल में ये बात कही गई थी कि भारतीय कुछ न्यायाधीश हैं जो दिमाग से हैं पूरे अंग्रेजी, उनको उनकी सुनवाई, अंग्रेजों की सुनवाई के लिए भारतीय न्यायाधीश नियुक्त होंगे। इस पे अंग्रेज बहुत मतलब विवादित, संघर्ष हो गया था, काफी विवाद हो गया था कि कोई भारतीय कोई अंग्रेज का विवाद नहीं सुनेगा, ये हमारे लिए बहुत वो डिसरिस्पेक्ट वाली बात हो जाएगी। हालांकि इस बिल के विवाद के बाद ये बिल वापस हो गया था, पर ये बिल आया कब था? 1883 में, कि भारतीय न्यायाधीशों को अंग्रेजों के मुकदमे सुनने का अधिकार दिया, पर अंग्रेजों ने इसका कड़ा विरोध किया और ये बाद में बिल वापस हो गया था कि ऐसा नहीं। फिर आगे चल के फिर लागू हो गया था, फिर धीरे धीरे चीजें नॉर्मलाइज होती गई थी। उसके बाद देखें हंटर कमीशन आई थी। हंटर कमीशन 1882 में आई थी, ये पूछा जा चुका है। हंटर आयोग क्या था? इसमें शिक्षा को लेकर सुधार की बात करी गई थी कि शिक्षा में हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। देखो एक चीज समझो आप, ये यूपीएससी का पॉइंट ऑफ व्यू है। शिक्षा में लेके आप सुधार कितनी कर लो, अगर शिक्षा में बजट ही नहीं दे रहे हो आप, 1 लाख 2 लाख रुपए दे रहे हो साल का, तो कैसे सुधार हो जाएगा? मैं बात करूं कि हाँ बहुत अच्छी बात है, मुझे समुद्र साफ करना, आज के टाइम पे पॉल्यूशन कम करना है और उसके बाद नदियां साफ करनी है, मैं बहुत अच्छी बातें करूं, पर मैं घर से ही ना निकलूं तो क्या मतलब? मेरे पास पैसे ही ना हो इधर उधर जाने के, इवन बैग खरीदने के जिसमें मैं कचरा डाल सके, एक किनारे रख दूं, तो क्या मतलब? ऐसे ही बातें बहुत होती थी कि हम हाँ ये करेंगे, पर जब करने की बात आती थी तो बजट चाहिए होता था। बजट सरकार देती नहीं थी। कहते थे जब 24 करोड़ बजट होता था साल का, 19 करोड़ तो 19 से 18 19 करोड़ सेना पे खर्च हो जाता था। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, वो वाला इंफ्रास्ट्रक्चर जो अंग्रेजों के लिए जरूरी है, और उसके बाद अंग्रेजों की सुख सुविधाओं के लिए खर्च हो जाता था। ले देखिए 1-2 लाख रुपए शिक्षा को मिलते थे, और इतना ही, इससे भी कम स्वास्थ्य के लिए, और वो भी उनके लिए स्वास्थ्य जो अंग्रेजों के लिए, फॉर एग्जांपल अंग्रेजों की कॉलोनी है वहां एक हॉस्पिटल बन गया, ऐसा खर्चा होता था। हंटर आयोग बना था। हंटर आयोग
एक शिक्षा के सुधार के लिए 3-4 बातें बोली थी, ये पूछा गया है। उसके बाद लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888, 84 से लेकर 88 तक लॉर्ड डफरिन गवर्नर जनरल सॉरी वायसराय बने थे। इन्होंने पहला का काम इनके टाइम पर पहला क्या काम हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई थी 1885 में। ये आगे चल के बहुत बड़ा मूवमेंट, आपको सभी को पता है, जो भी मॉडर्न हिस्ट्री जानता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिसने आगे चल के अंग्रेजों की ऐसी तैसी कराई थी और इसी की वजह से अपन आजाद हो पाए थे। पर अभी इनिशियल फॉर्म है, तो हुआ क्या था, A.O. ह्यूम इंडियन ही थे, सॉरी इंडियन नहीं थे, फॉरेन ओरिजिन के थे। इनके नेतृत्व में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था और उस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। और इसको चलाने के लिए जो अपने वायसराय थे डफरिन, इन्होंने एक लाइन बोली थी जो पूछी जा सकती है मेंस में, कि इसको एलैबोरेट करो। सूक्ष्म अल्पसंख्यकों की संस्था, सॉरी संख्या लिख दिया मैंने, सूक्ष्म अल्पसंख्यकों की संस्था क्या कर इसका मजाक उड़ाया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। और इसको इंग्लिश में एक्चुअल में उन्होंने कहा था माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, सूक्ष्म अल्पसंख्यकों की संस्था, माइनॉरिटी पार्टी, ऐसा करके कुछ उन्होंने टोटल बोला था। तो अभी तो बस इतना है कि बस स्थापना हो गई थी। इसके बाद दादा भाई नौरोजी, दयानंद सरस्वती, उन्होंने कई सारे काम किए थे। देखो अपन ने ये पूरा पढ़ लिया कि अंग्रेजों के टाइम पे क्या क्या काम हुए थे। प्री और मेंस के छोटे क्वेश्चन इससे बन जाते हैं और एक्चुअल मेंस के क्वेश्चन बनते हैं कि जब अपन पढ़ेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या थी, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, उद्देश्य क्या थे, ये काम कैसे करे, शुरुआती नेता कौन से थे इन्होंने मेन आते ही साथ ही अगले 25 साल में क्या काम करे, 15 साल में क्या काम करे, ये एक्चुअल में यूपीएससी पीएससी पूछता है इन चीजों से क्वेश्चन बिल्ड करके। अगला आ जाते हैं, अगला डफरिन के टाइम पे थर्ड आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था। अंग्रेज और म्यांमार में युद्ध हुआ था 1885 में, जिसमें इन्होंने नॉर्थ म्यांमार या बर्मा जीत लिया था। और उसके बाद देख लेते हैं टेनेंसी एक्ट क्या था। टेनेंट मतलब किराएदार, है ना। तो किराएदार ऐसा बन गया था कि पंजाब, अवध, और अवध मतलब यूपी, पंजाब, अवध और बंगाल, इन 3 जगहों पर मकान मालिक, किराएदार, उसके बाद जमींदार कल उस क्षेत्र के और उसके क्षेत्र के किसान, तो इनके बीच में किराया बंटवारा पैसे को लेकर एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन बना दी थी। कोई भी कितना भी किराया नहीं वसूल सकता। फॉर एग्जांपल आजकल 1 BHK का फ्लैट हर सिटी के हिसाब से डिफरेंट है। कल को पहले ऐसा होता था कि मेरा घर है, मैं उस समय के हिसाब से एक कमरे का किराया 2 रुपए ले रहा हूँ, उस समय के हिसाब से। मेरे बाजू वाले घर वाला एक कमरे का किराया ले रहा है, सेम रूम सेम सब कुछ, फॉर एग्जांपल 50 पैसे, तो एक इंडिफरेंशिएट आ जाता था और कायदे से कम नहीं होता था। ये चीजें बढ़ती थी, मैं 2 रुपए ले रहा हूँ, कोई 2.5 रुपए, फिर 3 रुपए, फिर 4 रुपए, पता चला वो 4 रुपए ले रहा है, तो जो मैं 2 रुपए ले रहा था मैंने भी 5 रुपए कर दिए। ऐसे तो एक लिमिटेड स्टेशन के लिए बनाया था ये मकान का किराया। टेनेंसी है, टेनेंट मतलब होता ही है किराएदार। और कहाँ लागू हुआ था ये, बंगाल, अवध और पंजाब में मकान किराया। और 6 मंथ का एग्रीमेंट, आजकल 1 साल का एग्रीमेंट होने लग गया। पहले जो पहली बार आया था वो 6th मंथ एग्रीमेंट आया था कि एग्रीमेंट होने के बाद आप किराया नहीं बढ़ा सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर 2000 रुपये महीना में किराए की बात हो गई है किसी भी चीज को लेके, तो वो एग्रीमेंट जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक 2000 ही रहेगा, उसके बाद फिर आप प्राइस बढ़ा घटा सकते हो। तो 6 मंथ एग्रीमेंट की इन सब में बात कही गई थी टेनेंसी एक्ट में, ठीक है। प्री में पूछा जाएगा टेनेंसी एक्ट कब आया, इसमें क्या हुआ था, और मेंस वाला टॉपिक आ जाएगा कि टेनेंसी एक्ट से इंडिया सोसाइटी में क्या चेंजेस आए थे और इसके पीछे ब्रिटिश क्या कहते हैं पर्पस क्या था, क्या उनका उद्देश्य था ये करवाना। तो ये यूपीएससी टॉपिक है, इसको अपन अगली स्लाइड में डिस्कस भी करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं अगले वायसराय आ गए थे लॉर्ड लैंसडाउन, जो कि 88 से लेकर 94 तक रूल कर रहे थे। एक मिनट, इसके पहले के 84 से 88 तक आ गए थे और ये 88 से 84 तक। इनके टाइम पर एक एक्ट आया, एज ऑफ कंसर्न एक्ट 1891, 1891 में एज ऑफ कंसर्न एक्ट आया। मतलब लड़कियों की उम्र उन्होंने फिक्स कर दी 12 साल की, उससे कम में शादी नहीं होगी। आई नो आपको ये भी सुन के बहुत वो लग रहा होगा कि 12 साल तो बहुत ही छोटी उम्र है, पर एक्चुअल में इंडिया में और भी छोटी उम्र में शादी हो जाती थी। 5-6 साल में
रिश्ता पक्का करके 6-7 साल में शादी करा देते थे। पर अपना इंडिया कल्चर ऐसा था कि शादी करके ससुराल नहीं भेजते थे, रखते यहीं थे और कुछ समय बाद भेजते थे। पर कई लोग नहीं भी मानते थे, भेज देते थे बेचारी छोटी बच्चियों को। तो उस टाइम पे ये एक उस समय के हिसाब से बहुत बड़ा अच्छा रिफॉर्म था। 12 वर्ष विवाह की उम्र उन्होंने तय कर दी थी एज ऑफ कंसेंट एक्ट में। हालांकि भारतीयों ने इसका बहुत विरोध किया था कि देखो कोई भी संस्कृति कहीं की भी हो, भारत की या बाहर की या कहीं की भी, आप उनके जाते साथ ही उनके कल्चर के साथ, उनके धर्म के साथ, उनकी सोसाइटी पैटर्न के साथ खिलवाड़ करोगे तो वो सोसाइटी पैटर्न कितनी खराब क्यों ना हो और आप उसको कितनी सुधारने की कोशिश क्यों ना कर रहे हो, वो सोसाइटी रिवोल्ट करेगी। ये सेम चीज़ हुई थी मिस्र में अंग्रेजों के जाने के बाद, ये सेम चीज़ हुई थी चाइना में अंग्रेजों के जाने के बाद, ये सेम चीज़ हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, ये सेम चीज़ इंडिया में हुई थी। और इंडिया और कोई भी कॉलोनी कंट्री होती है, शासित देश होता है, और शासक देश जब उसके पास जाता है और अपने हिसाब से चीज़ें फोल्ड करने की कोशिश करता है तो 2 थाली होंगी तो बजेंगी जरूर। ठीक है, ये आपको अभी लग रहा है बुरा, पर उस टाइम के हिसाब से तो अब सोच के देखो, कोई मान के चलो अपने देश पर आज कब्जा कर ले, अमेरिका या चीन कर ले और पाकिस्तान कर ले सड़ा सा, और अपने हिसाब से अपने लॉ थोप दे कि शादी अब से 21 साल में नहीं होगी, 35 साल के पहले शादी ही नहीं हो सकती, तो आप कहीं ना कहीं डिफेंड करोगे। वो बात अलग है, आज के 200 साल बाद हो सकता है लोग शादी ना करें, बुढ़ापे में शादी करें। वैसे भी आजकल ट्रेंड बढ़ रहा है, जब तक 30-35 के नहीं हो जाते तब तक शादी नहीं करते फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट के नाम पे। तो आज के समय से तो वो गलत रहेगा, पर ऐसे ही उस समय के हिसाब से गलत है। इस पे कई सारे विरोध भी हुए थे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दूसरा कारखाना अधिनियम, जो कि पहला अपन ने पढ़ा था। दूसरे कारखाना अधिनियम में थोड़े सुधार हो गए थे कि कारखाना अधिनियम 1891 में आया था, पिछला वाला 81 में आया था। इसमें महिलाओं को 11 घंटे काम करने की सिर्फ परमिशन दी गई थी, इससे ज्यादा काम नहीं करेंगे, और बच्चों के लिए 8 घंटे तय कर दिए गए थे, और सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी का सुधार हो गया था। ये पहला रूल, ये दूसरा रूल, ये तीसरा रूल, है ना। स्टेट पीएससी मेंस में इतने में आपके 3-4 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। महिलाओं के 11 घंटे, बच्चों के 8 घंटे और सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी। हालांकि ये चीजें उस टाइम पे उतनी फॉलो नहीं होती थी, पर स्टिल कानून तो बन गए थे, पर धीरे धीरे लागू भी होते जाएंगे। उसके बाद बात करें भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में आया था। भारतीय परिषद अधिनियम याद रखना, इसमें क्या हुआ था, निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हो गई थी, मतलब इलेक्शन होने लग गए थे वो भी, और क्या कहते हैं, इसकी शुरुआत हो गई थी वो, पर सीमित इलेक्शन होते थे। सीमित इलेक्शन मतलब कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता, केवल एलिट क्लास, राजकुमार, राजा, सामंत और राजमहल के प्रमुख लोग, ये लोग चुनाव में लड़ सकते थे, और इनको बहुत गिने चुने लोग ही वोट दे सकते थे। इवन अंग्रेजों का वोट भी अंग्रेजों के लिए वोट भी बहुत गिने चुने लोग दे सकते थे, बट स्टिल शुरुआत हो गई थी निर्वाचन, मतलब एक हिसाब से सीमित निर्वाचन पद्धति, इलेक्शन मेथड आने लग गई थी अब इंडिया में। पर आई थी कब, 1892 में, इस वायसराय के टाइम पे, लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम पे। इसके बाद एक चीज हो गई थी, डूरंड रेखा खिंच गई थी भारत और अफगानिस्तान की सीमा को अपन आज कहते हैं 1893 में। भारत और अफगानिस्तान की अपनी बॉर्डर है ना, उसको डूरंड बॉर्डर बोलते हैं या डूरंड लाइन बोलते हैं। वो 1893 में ही खींच दी गई थी, क्योंकि अफगानिस्तान अपन से नहीं संभल रहा था, तो एक बॉर्डर लाइन खींचती थी। अभी रिसेंट में 10-15 दिन पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में वॉर डिक्लेयर हो गई थी, तो वो पूरी वॉर अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर को लेकर थी, जो कि अंग्रेजों ने खींची थी। वो फुल फ्लैश वीडियो मैंने बना रखी है, और उस वीडियो से आप पूरा समझ लेंगे कि उस वॉर के पीछे का बैकग्राउंड क्या था, लड़ाई किस बात की दुनिया को बताई जा रही थी, पर एक्चुअल में किस चीज़ की लड़ाई थी, और वो लड़ाई कैसे हुई और उसके क्या आउटकम्स निकले। पूरी वीडियो में पड़ा हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं। डूरंड लाइन थी वो, ठीक है। और उसके बाद आते हैं अगले वायसराय, लॉर्ड एल्गिन सेकंड। लॉर्ड एल्गिन सेकंड किस टाइम तक के लिए रहे, 94 से 99, 94 से 99 तक लॉर्ड एल्गिन रहे। इनके टाइम पर हुआ क्या, इनके टाइम पर एक तो बहुत भयंकर अकाल पड़ गया, फैमीन पड़ गया, और ये लगभग 1 साल से 2 साल, ये भी 96 से 97 लिखा है, अब उसको 98 तक मान के चलो। इतना भयंकर अकाल पड़ा था उत्तर भारत में और मध्य भारत में कि समझ लो माँ अपने बच्चे को भूंज कर खा जाती थी। ये एक्चुअल टेक्स्ट बुक में लाइंस लिखी हैं। इतना भयंकर अकाल पड़ा, क्योंकि आप खेती कौन सी करवा रहे हो, कैश क्रॉप्स की, नगदी फसलों की, नील, कपास, जूट, इसको खा तो सकते नहीं, तो खाद्यान्न की भी कमी आ गई, ऊपर से सरकार कोई हेल्प नहीं कर रही, ऊपर से टैक्स इतना भयंकर लगा रखा है, जमींदार और दोगुना चूस ले रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के चलते खाने के लाले पड़ गए थे, खाने के कपड़े पहनने के, छत के लाले पड़ गए थे। इस समय तक भारतीयों की स्थिति ये हो गई थी कि पेड़ के नीचे अगर बैठे हैं तो वही उनका घर है, आसमान छत है,
जमीन उनका, सॉरी, ये नीचे उनकी ज़मीन है, ये चीज़, ये कंडीशन आ गई थी, खाने को कुछ नहीं था, बहती नदियों ही उनके लिए पानी और खाना वही थे। तो इस टाइप की कंडीशन थी। और इसमें लगभग बताया जाता है कि 3 से 5 करोड़ 6 करोड़ तक के लोग मारे गए थे। तो सोचो इफेक्ट कितने हुए होंगे। कहते हैं जितने भी लोग मरते हैं उससे 5 गुना लोग इफेक्ट होते हैं, मतलब 25 करोड़ जनता, और वो भी उस टाइम पे 25 करोड़। आज भले ही अपन 150 करोड़ है, पर उस टाइम पे 25 करोड़ हो पाना मतलब बहुत बड़ी बात है। ये लगभग 20 से 30%, 40% भारतीय इफेक्ट हुए थे इससे। और इसकी जांच करने के लिए कि अकाल क्यों पड़ा, पागलों को इतना भी नहीं पता था कि टैक्स लगा रखा है और कैश क्रॉप्स की फसलें करवा रहे हो। इनने एक कमीशन बना दी जिसको बोलते हैं लॉल कमीशन। इसको हिंदी में भी वे यही प्रोनाउंस करते हैं, मेरे से हिंदी में लिखते नहीं बन रहा था यार, ये LYALL, तो लॉल या लॉल LOL लॉल कमीशन बनी थी 1907 में। 96 से 98 में बना, 97 में बन गया। ये डेट याद रखिएगा, आगे अपन को काम पड़ेंगी। 6 to 7, 96 to 97 या 98 तक अकाल चलता रहा। तो 97 में उसकी जांच के लिए कमीशन बनी, लियोल कमीशन। और इन्होंने कुछ नहीं, कमीशन के नाम पे, सर्वे करवे के नाम पे 4 पैसे ऐंठे सरकार से और उसके मौज उड़ाया, किया कुछ नहीं, आउटकम इसका कुछ नहीं आया था। बस इन्होंने बता दिया था कि ये फसल कम है और किसान उगा नहीं रहे अच्छे से, तो उनके पास खाने को कुछ नहीं। अरे इन पगलों को कौन बताया, उगा तो ये जी जान से रहे हैं। उस समय की मिट्टी और कितनी सोना होती होगी, पर सारा कुछ तो उल्टी सीधी चीजें उगाने में लग जा रहा है। नील की खेती करने के बाद 2-3 साल तक वो खेत किसी काम का नहीं होता, आप खुद करके देख लेना। तो आगे आ जाते हैं। अच्छा याद रखना ये, ठीक है, कि 97 में ये क्या कहते हैं, लॉयल कमीशन बनी थी, है ना। पूरी भीषण अकाल पड़ रहा है, महामारियां पड़ रही हैं, लोग मर रहे हैं फालतू, उसकी जांच के लिए बना। अब ये अधिकारी गए होंगे पूना, है ना, तो वहां पर 2 बंधु थे, चापेकर बंधु जिनको अपन कहते हैं। इन्होंने विद्रोह कर दिया था 1997 में, जब ये जांच अर्च करने गए थे। तो पूना में उन्होंने एक प्लेग अधिकारी को मार ही डाला था। और अब मैं तो कहता हूँ अच्छा किया, बस वहां जाने के कमीशन और सर्वे करने के नाम पर छुट्टियां मनाने गए होंगे और बदतमीजी करी होगी। तो 2 चापेकर बंधुओं ने किया विद्रोह पूना में, और 97 में एक प्लेग अधिकारी को ही मार दिया। और कहते हैं कि ये क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की शुरुआती घटनाएं थी। मतलब यहाँ से नरम दल तो फेल हो रहा था अपनी बातें रखने में, अखबारों के माध्यम से बस पहुंचा रहा था। और एक्चुअल में वो उनका कहने का मतलब ये था कि सबर रखो, भारतीय अंग्रेज अपने लिए कुछ अच्छा करेंगे, कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। तो ये जो घटनाएं थी ना कि अधिकारी को मार दिया, विद्रोह, ये शुरुआती आंदोलन की स्टार्टिंग फेज कहे जाते हैं इनको। फिर आगे चल के पूरा नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद देखें इस एल्गिन टू, ये जो वायसराय आया था पगला सा, एल्गिन टू, लॉर्ड एल्गिन टू, इसने एक लाइन बोली थी भारत को लेके इसी टाइम पे जाते जाते, कि हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है और हम भारत को तलवार के बल पर ही रखेंगे। इस लाइन से कई, ये यूपीएससी की समझ लो, अगर अभी तक नहीं पूछा गया तो पक्का कुछ सालों में पूछा जाने वाली है ये लाइन। और यूपीएससी अक्सर ऐसे पूछा, एक कोट लिख देता है और इस पे अपने विचार बता देता है, पूछता है कि आप अपने विचार व्यक्त कीजिए। ये लाइन ना बहुत सी चीजें बोल रही है। पहली चीज तो ये अंग्रेजों की अंदर ही अंदर उनके मन में क्या चल रहा है भारतीयों को लेके, इसको बता रही है अंदर ही अंदर, कि मतलब हमने इनको मार काट के ही जीता है, गुलाम बनाने के लिए, अपने जूतों की नोक पर रखने के लिए, और हम जूतों की नोक पर ही रखेंगे। इससे इनका एक मतलब ये हो गया। दूसरी मेंटेलिटी क्या, कि नरम दल यहाँ से अब थोड़ा सा हिल गया था, कि अंग्रेज कभी अपना विकास नहीं करने वाले, ये केवल अपने आप को जितना हो सके लूटेंगे। और जब यहाँ से लूट इनकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि पिछले आक्रमणकारियों ने भी यही किया है, ये यहाँ से चुपचाप बोरिया बिस्तर उठा के चले जाएंगे, कुछ भी नहीं देने वाले ये। और तलवार की बल पर ही रख, देखो तलवार की बल पे जीता है, ये हो गया पास्ट, ठीक है, चलो ठीक है, ये हमें समझ में भी आ रहा है, तुमने तलवार की बल पे जीता, युद्ध बुद्धि किए, तलवार की बल पर ही रखेंगे, ये है आने वाला फ्यूचर इंडिया का, ये एल्गिन बता रहे थे ये। और यहाँ से अपन को इंग्लैंड की मेंटेलिटी भी पता चलती है कि ब्रिटिश क्राउन इंडिया के बारे में क्या सोचता है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया था 1858 में क्रांति के बाद, और ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ गया था सीधा इंडिया। इसका मतलब इंग्लैंड भी इंडिया को लेकर क्या सोचता है वो उसके प्रतिनिधि ने बता दिया था, वायसराय ने, जो कि सीधा ब्रिटिश क्राउन के अंडर में काम करता था। इससे कई सारी नेगेटिव चीजें अंग्रेजों के लिए हमें पता चल गई थी। ये पूछता है यूपीएससी एक्चुअल में, ये सेंटेंस है, ये कोटेशन। उसके बाद बात करें अगला वायसराय कौन आया, अगले वायसराय आया लॉर्ड कर्जन। इनने तो और अति हत्या कर दी थी। 1899 से 1905 यानी कि 6 साल तक ये रहे, सॉरी 7 साल तक, 99 से 1905 तक लॉर्ड कर्जन।
इनके आते ही उन्होंने सबसे पहले तो अकाल आयोग बनाया 1900 में, क्योंकि अकाल, ये जो उन्होंने लेयाल कमीशन बनाई थी अकाल के लिए, अकाल की जांच करने के लिए, तो उनको लगा कि यार देखो कुछ ज़्यादा ही अकाल पड़ रहे हैं, इसका प्रॉपर एक डिपार्टमेंट ही बना देते हैं जो जांच करेगा। अरे जांच करने से क्या है, सुधार करो भाई पगले। 1900 में इन्होंने बना दिया था। और इसके जो हेड थे वो एंटनी मैकडोनल्ड थे। वाह, मैकडोनल्ड्स, कम से कम दो ठो मैकडोनल्ड खोल ही देते, मैकडोनल्ड आदमी को लाने से बेहतर है। खैर तो सपाट, इसके हेड कौन थे, हेनरी मैकडोनल्ड, और 1900 में बना था अकाल आयोग। उसके बाद बात करें, सोचो कहाँ सोने की चिड़िया थे अपन और कहाँ अकाल पड़ने लग गया कि अकाल आयोग बनाना पड़ जा रहा है। उसके बाद क्या आया था, पंजाब लैंड एसोसिएशन 1900 में आया था, पंजाब लैंड एसोसिएशन। इसमें ये कि अब आप इस एसोसिएशन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, जब आप उसको सोचोगे ना आत्मा कांप जाएगी आपकी। इसमें इस एसोसिएशन में बात क्या कही गई थी, लॉ बना था एक, कि ये एसोसिएशन बना क्यों था, किसानों की जमींदारों के पास मैंने गलत लिख दिया, ना जाने से रोकने के लिए, और अत्यधिक ऋण होने के कारण। हो क्या रहा था कि किसानों की जमीन जमींदारों के पास ना जाए। अंग्रेजों को तक ये चीज समझ में आ गई थी कि भारतीयों की टोटल जमीन जमींदारों और ठेकेदारों इनके पास जा चुकी है, सूबेदारों के पास। और अंग्रेज भी परेशान हो गए थे कि सारी जमीन इनके पास चली गई। तो अंग्रेज, हालांकि उनको इंडियंस की कोई चिंता नहीं थी, उनको ये चिंता थी कि कल को ये सारी जमीन इनके पास चली गई, किसान उगाएंगे क्या, और कल को अपन को लगान कैसे दे पाएंगे। अंग्रेजों को चाहिए लगान, पर लगान देने के लिए भी तो कोई उगाने वाला चाहिए, अंग्रेज तो फसल लगाएंगे नहीं। तो उनको ये चिंता थी, इसीलिए उन्होंने ये चीज बनाई। हालांकि चिंता कैसे भी हो, काम अपना, उन्होंने थोड़ी बहुत बात तो सुनी, कम से कम किसानों की जमीन किसानों के पास रहे ताकि वो उगा के हमें लगान दे पाए। सारी जमींदार ले जा रहे हैं। और इसी टाइम पे किसानों के पास इतना ऋण हो गया था। सोच के देखो, मैंने 100 रुपये कमाए, मैं किसान हूँ, मैंने 100 रुपये कमाए अंग्रेजों के टाइम पे। अंग्रेजों ने कहा कि हमें 60% लगान चाहिए, ठीक है 60% आप ले गए, पर ये अंग्रेज तो लगान वसूलने आते नहीं थे, जमींदार वसूलते थे। जमींदार ने कह दिया 80% लेंगे। अरे क्यों भाई, अंग्रेजों ने 60 का 20% हम रखेंगे बीच में, ये जमींदारों की पॉलिसी हो जाती थी। और हमने 80% लगान दिया, उसमें से 20% रख लिया जमींदारों ने, 60% गया अंग्रेजों के पास। अब 20% में हमें अगले साल फिर से अनाज उगाना है, अपना घर परिवार पालना है, बच्चे बूढ़ों की शादी करनी, दवाई खैर अस्पताल जैसा तो कुछ होता नहीं था, ये सारी चीजें करनी है। और इन सब के बाद हमें अगले साल जितना भी कुछ हम पैसा कमा पाएंगे, ज्यादा तो उगा नहीं पाएंगे, जितना कुछ भी हम कर पाएंगे उन सब का हमें फिर 80% लगान देना। 2-3 साल में ही किसान की स्थिति एकदम जीरो हो जाती थी। अभी आज इस बार मैंने 100 रुपये कमाए, अगली बार मैं 70 रुपये ही कमा पाऊंगा अपनी फसल से, उसमें से भी फिर उसका 70% 80%, 70 रुपये का 80% फिर अंग्रेज ले जाएंगे, फिर मेरे पास 10-15 रुपये बचेंगे, फिर उसमें से मैं पैसे कुछ बना पाऊंगा, तो बचा क्या फिर। और उसमें भी फसल में कौन सी उगा रहा हूँ, क्या कहते हैं, जूट, कपास, चाय और नील। अब इसको इनमें से क्या खा सकता हूँ मैं, कुछ नहीं खा सकता, अनाज चाहिए मुझे। तो ऐसे किसान बिल्कुल खत्म हो गए थे। और ये पंजाब में तो और खराब हालत थी, इसलिए पंजाब से ये शुरुआत हुई थी। उसके बाद कृषि सुधार हुआ था। देख लेते हैं भाई अंग्रेजों ने क्या कृषि सुधार किया था। देखो अब आप एक चीज देखना, अब अत्यधिक ऋण होने के कारण, वो भी किसके पास, किसानों के पास, तो अंग्रेजों ने क्या किया, कृषि सुधार के नाम पे कृषि बैंक खोल दिया है। हालांकि ज्यादा लोगों को ये सुविधा नहीं मिली। इसमें होता क्या था कि किसानों को अग्रिम ऋण मिल जाता था। सो जो वो जमींदारों से पैसे लेके फिर जो किसानी करते थे, अब वो अंग्रेजों उनको थोड़े बहुत पैसे दे देते थे ताकि कम से कम खेती तो कर पाए, तब तो हमें टैक्स दे पाएंगे। तो कृषि, हालांकि मैं तो कहता हूँ जिस भी आप वीडियो देख रहे हो, आपको मॉडर्न हिस्ट्री आपने पढ़ी भी नहीं है एज अ सब्जेक्ट, आपको इतना तो पता है अंग्रेज राज करके गए। आपने कभी सुना अंग्रेजों ने किसानों को किसानी के लिए ऋण दिया, सुना आपने? आज के टाइम पे चलो किसानों को ऋण मिल जाता है, बहुत मुश्किल से ही पर मिल जाता है। अंग्रेजों के टाइम पे सुना था, तो ये सारी कहने की बातें थी, है ना, ताकि जनता विद्रोह थोड़ा, हाँ कि हाँ रूल बन गया, विद्रोह ना करो, ऐसी चीजें थी, होता कुछ नहीं था इनसे। उसके बाद अगला बना पुलिस आयोग, पुलिस कमीशन बना 1904 में। और इंपीरियल कैडेट कोर भी बना। इंपीरियल कैडेट कोर मतलब पुलिस के लिए बना था ये चीजें 1904 में, याद रखना ये सारी प्री की चीजें हैं। उसके बाद बात करते हैं बंगाल कमीशन 1905, जिसमें अपन बंगाल विभाजन या बंगाल डिवीजन जिसकी अपन बात करते हैं, ये मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत जरूरी टॉपिक है। इस पर अपन प्रॉपर सेपरेट अभी मैं स्लाइड बना के बताऊंगा कि क्या, क्यों, कैसे, उद्देश्य क्या थे, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। बंगाल कमीशन बना था एक्चुअली 1905 में, जिसमें बात करी गई थी कि हम बंगाल को 2 भागों में बांटेंगे। अब सुनना अभी आप, इसका उद्देश्य क्या था कि बंगाल प्रशासनिक
सुविधा के लिए, क्योंकि बंगाल क्षेत्र बहुत बड़ा हो गया है तो हमसे समझ नहीं रहा, अंग्रेजों का कहना था, तो हम 2 भागों में बांटेंगे। ये था इनका उद्देश्य, जो कि अंग्रेजों की तरफ से आया था। पर इसका वास्तविक उद्देश्य क्या था कि पहली बात तो राष्ट्रवाद को कमजोर करना है। उस समय पर राष्ट्रवाद का केंद्र था बंगाल, वहीं से सारी चीजें रेगुलेट होती थी भारतीयों को जगाने के लिए। और दूसरा, जातिगत भेदभाव बढ़ाने के लिए। पहला तो राष्ट्रवाद कमजोर पड़ जाएगा, बंगाल बांट देंगे तो यहाँ के लोग वहां नहीं, क्योंकि बांटना ही तो था ना, धर्म के बेस पे बांट दो, रिलीजन के बेस पे, बाउंड्री के बेस पे, कैसे भी बस बांटना है। और अभी मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए और जातिगत भेदभाव बढ़ाने की। जातिगत भेदभाव क्यों? क्योंकि उन्होंने बंगाल जब बांट रहे थे ना, तो इसलिए ऐसे नहीं बांटा था कि प्रशासनिक रूप से हमें इजी पड़े। इन्होंने सीधे एक लाइन खींची थी मैप पे, और उस लाइन को किस बेस पे खींचा था कि बंगाल में ना एक्चुअल में लेफ्ट बंगाल में, अगर आप बंगाल का मैप देखो सामने, तो लेफ्ट बंगाल में जो कि इंडिया तरफ पड़ता है, उसमें इंडियंस सॉरी कह रहा हूँ, हिंदू ज्यादा थे। इंडियंस तो दोनों ही थे, हिंदू ज्यादा थे, और राइट तरफ में मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा थी। तो अगर अपन बांट देंगे ना, तो हिंदू मुस्लिम वाला बीज अपन बो पाएंगे। यही चीज उन्होंने सेना में करी थी, यही चीज अब वो प्रजा में करेंगे, और यही चीज वो चुनाव में भी कर रहे थे। लेफ्ट और राइट में बांट देंगे तो अब मान के चलो, अगर अपन ने मान के चलो तुम केला बांट रहे हो, 2 केले बांट दो लेफ्ट तरफ, 4 केले बांट दो राइट तरफ, हो गया विवाद। किसको कितने केले, कोई चीज टॉफी दे रहे हो, एक टॉफी एक्स्ट्रा किसी भी एक पक्ष को दे दो, दोनों को बराबर देने की बजाय, तो धीरे धीरे विवाद बनने लगता है। यही तो फूट डालो और राज करो की नीति थी, यही तो धर्म से बांट दिया था उन्होंने। मेन काम ये था, मैंने लिखा भी है, लेफ्ट में हिंदू ज्यादा थे, राइट मुस्लिम, और राइट के मुस्लिम फिर आगे चल के बांग्लादेश कम्युनिटी बन गई थी, बांग्लादेश एज अ कंट्री फिर बन गई थी। तो ये सारी चीजें होने लग गई थी। अगली स्लाइड में अपन इस पर्टिकुलर टाइम जोन में 1885 तक क्या क्या सोशल पॉलिटिकल कल्चरल रिफॉर्म हुए हैं वो देखते हैं। ये है यूपीएससी और स्टेट पीएससी का मेंस का मटेरियल, जिसमें एक्चुअल थिंकिंग की जरूरत पड़ती है कि एक्चुअल में सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल रिफॉर्म क्या हो रहे थे। तो शुरू करते हैं 1880 से 1905 के पॉलिटिकल रिफॉर्म, 1880 से 1905 तक के राजनीतिक बदलाव, जिसमें सबसे पहले तो बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, 1885 में बनी थी। ये बनी थी अंग्रेज A.O. ह्यूम के नेतृत्व में, उसके मॉनिटरिंग में। पर इसका अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे V.C. बनर्जी, और ये कहाँ हुई थी? बम्बई में हुई थी इसका प्रथम अधिवेशन, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अध्यक्ष V.C. बनर्जी, प्लस इसमें 72 सदस्य और थे, अध्यक्ष भी थे और सदस्य भी थे जब ये कांग्रेस बन रही थी। और इसमें सदस्य किस किस लेवल के लोग थे? कोई वकील था, कोई डॉक्टर था, कोई उद्योगपति था, कोई जमींदार था, कोई शिक्षक था, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स थे। इन लोगों को मिलाकर पूरे 72 लोग कंप्लीट हुए थे। सोचो किस लेवल का IQ होगा इस कमेटी का। इन सब ने मिलकर V.C. बनर्जी को बनाया था। और ये पूरी कमीशन क्यों बनाई गई थी मैं भी आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में ना अंग्रेजों ने अपना एक बैरियर क्रिएट किया था कि मतलब एक, वो कहते हैं ना कि समुद्र से तूफान आता है तो हम एक बांध बना लेते हैं, है ना, ताकि उससे रक्षा हो सके, एक बाड़ बना लेते हैं, एक बाउंड्री बना लेते हैं। तो भारतीयों की तरफ से, जनता की तरफ से बहुत विद्रोह आ रहे थे कि ये नहीं कर रहा अंग्रेज, वो नहीं कर रहा है, ये पॉलिसी खराब, वो पॉलिसी खराब। तो उनको समझाए कौन? उनको उनकी भाषा में समझाने वाले लोग चाहिए। अंग्रेज समझाएंगे तो समझेंगे नहीं। तो उन्होंने एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाई थी, A.O. ह्यूम ने, अंग्रेज ने। तो उन्होंने कहा था कि ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हम बना रहे हैं, ये भारतीयों से हमारी रक्षा करेगी, ये कांग्रेस, कि इनके कोई भी छोटे मसले, मुद्दे, विवाद हैं तो यही देखेगी और यही उनके मसले सॉल्व करेगी। हमारा काम बस पैसे कमाना और राज करना है। ये A.O. ह्यूम और अंग्रेजों की इच्छा, मतलब ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य था। इस वजह से इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाई, क्योंकि पढ़े लिखे भारतीय, ये जो इतनी मैंने लिस्ट बताई, इनको उसमें रख लो एक कमेटी बना के, कांग्रेस बना के, और यही लोग फिर भारतीयों को शांत करते रहेंगे, समझदार लोग, हमें नहीं झेलना पड़ेगा ये सब। ये सोच के A.O. ह्यूम ने कमेटी बनाई, जिसके अध्यक्ष बने V.C. बनर्जी, और 72 सदस्य थे टोटल। इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को तो बना दिया, पर जब ये कांग्रेस बनी तो इसके कुछ उद्देश्य बने कि एक्चुअल में ये कांग्रेस करेगी क्या। यहां से A.O. ह्यूम ने जो सोचा था उसका उल्टा पड़ गया। हुआ क्या, ये कमेटी ने अपने क्या ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए कि देश भर के राष्ट्रवादियों को इकट्ठा किया जाएगा, राष्ट्रवादी कार्यकर्ता का एकत्रण किया जाएगा। जितने भी राष्ट्रवादी कार्यकर्ता हैं उनको इकट्ठा करेंगे, उनसे अपन पूरी अपनी यूनिटी बनाएंगे और अपनी यूनिटी बढ़ाएंगे पूरे देश में। ये इन्होंने ऑब्जेक्टिव रख लिया। मतलब A.O. ह्यूम, अगर अभी आप जिंदा हैं या फिर भूत बन के देख रहे हैं, तो मैं आपको एक बहुत अच्छे से एक चीज बोलना चाहूंगा कि लो
उसके बाद भेदभाव रहित राजनीति में राष्ट्रीय भावना जगाना, मतलब जो अंग्रेजों ने भेदभाव किए हैं उन सबको हटाकर पूरे भारत में एक राष्ट्रीय भावना को जगाना, यूनिटी पैदा करना कि अपन सब एक भारत देश है, अपन बटे नहीं है जो अंग्रेज बांट रहे हैं अपन को। उसके बाद आम जन मुद्दों को सरकार के सामने रखना, जो भी जनता के मुद्दे हैं वो सरकार तक पहुंचाना कि देखो एक्चुअल में ये हो रखा है, तुम कहाँ कुछ भी अपना बना रखे हो। और यही सोच रहे थे कि आम जन के मुद्दे हम तक ना पहुंच पाए, इन्हीं में सब उलझे रहे, कांग्रेस में ही सब उलझे रहे। और उल्टा हो गया, ये लोग तो उल्टा अंग्रेजों के पास जाके मुद्दे बताने लग गए। और फिर ये भी होने लग गया था कि वो पर निर्वाचन आ गए थे, भले ही सीमित थे पर निर्वाचन आ गए थे, पढ़े लिखे लोगों को मनोनीत करने लग गए थे अंग्रेज अपनी पार्टी में। बजट में बहस करने की, मतलब सवाल उठाने की परमिशन मिल गई थी, थोड़े बहुत रूप में, छोटे रूप में, पर मिल गई थी। तो अंग्रेजों ने, भारतीयों ने, अपने राष्ट्रवादी भारतीयों ने भारत के एक्चुअल मुद्दे अपनी संसद में, कांग्रेस में रखने शुरू कर दिए थे, ब्रिटेन में और अपने भारत में भी। तो अच्छी चीज होने लग गई थी। उसके बाद जनमत में प्रशिक्षण, कांग्रेस का उद्देश्य था कि जनमत को थोड़ा प्रशिक्षित करना है और संगठित करना है अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय एकता के लिए। ठीक है, ये सारे उद्देश्य थे 4। ये पूरा एक इतना पूरा बड़ा टॉपिक ये मेंस में आ सकता है, कांग्रेस कब बनी, उद्देश्य क्या थे, ये सारी चीजें। और एओ ह्यूम ने, अच्छा यूपीएससी घुमा के पूछता, यूपीएससी को ये पूछना है ना तो वैसे नहीं पूछेगा, वो ऐसे पूछेगा। तो यूपीएससी ये पूछ सकता है कि इसके किस उद्देश्य एओ ह्यूम ने कांग्रेस बनाई थी, पर एक्चुअल में ये किस चीज में कन्वर्ट हो गई थी, रूपांतरित हो गई थी। इस टाइप से घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है, पर आपको यही रखना होगा। एओ ह्यूम ने, अच्छा एओ ह्यूम ने जो भी मैंने पूरी बात बताई, इसको उसने बोला था सेफ्टी वॉल अगेंस्ट इंडियंस। कौन सी सेफ्टी वॉल? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसने बनाई थी एज अ सेफ्टी वॉल अगेंस्ट ह्यूमंस, मतलब जनता वर्सेस पढ़े लिखे लोग। ये थे पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे लोग हमारी, अंग्रेजों की, भारतीय जनता से रक्षा करेंगे, ये एओ ने सोचा था, पर एक्चुअल में हो ये गया। उसके बाद पॉलिटिकल रिफॉर्म में एक तो ये मेन चीज हो गई, इसको पूरा अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, जो मैंने बताई हैं चीजें उनको भी लिख लीजिएगा। मैं इसमें शॉर्ट लिखता हूँ क्योंकि बोर्ड छोटा है ना, जब डिजिटल बोर्ड आ जाएगा तो अपन उसमें पूरा डिटेल में समझ लेंगे। और अब आप, अगर आपको पूरी पीडीएफ चाहिए मेरे पूरे नोट्स की, हालांकि मैं ये जो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने जो बताया, जो वीडियो में बताता हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक में, क्या कहते हैं, पीडीएफ, सॉरी फोटोज भेज देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप पर, आपको दिख रहा होगा इस तरफ, और उस पर आप जाके देख सकते हो। नहीं तो अगर आपको मेरे पूरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप या क्या कहते हैं ईमेल आईडी पे, मेरे इंट्रो, चैनल के इंट्रो में लिखा हुआ है, उस पर मैसेज करो, मैं आपको पूरी अपनी हिस्ट्री की हैंड रिटन नोट की पीडीएफ ही सेंड कर दूंगा, जिसमें मैंने 2-3 बड़ी कोचिंगों के मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, जो आप समझ पा रहे हो, मैंने उनकी कोचिंग के नोट्स मंगवा रखे हैं, प्लस एआई की हेल्प से और क्या बेहतर हो सकता है, मैं वो सारी चीज़ें कलेक्ट करके मैंने अपने नोट्स बना रखे हैं। मैं अभी अपनी टेबल नहीं बता सकता, उसमें 5-6 नोट्स बन रखे हैं मैंने, जो नोट रख रखे हैं, जो मैंने पूरे इसके लिए बनाता हूँ। और मैंने पूरे प्रीवियस ईयर पैटर्न भी देख रखा है कि कैसे एक्चुअल में पूछा जा रहा है। इसका मतलब अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री इस चैनल से, मेरी इन वीडियोस से देख रहे हो, और आप उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखना, पिछले 10 साल के करके देखना, मैं चैलेंज दे रहा हूँ 80-90% आप कंप्लीट कर पाओगे। और अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए प्री और मेंस के कंपाइल फॉर्म में एक पीडीएफ में, तो आप भी अगेन मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको दे दूंगा, चाहे स्टेट पीएससी के हों, एमपी पीएससी, यूपीएससी, राजस्थान पीएससी, झारखंड पीएससी, बिहार पीएससी, यूपी पीसीएस, या फिर यूपीएससी डायरेक्ट। इनमें से किसी की भी आपको प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए हो 10-11 साल के, 15 साल के, तो मैं आपको वो भी अवेलेबल करवा दूंगा। खैर, अब अपन आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अंग्रेजों की एक उदारवादी नीति आई थी कि याचिका, पेटिशन के जरिए, मतलब सॉरी, ये भारतीयों में थोड़ी, अंग्रेजों में उदारवादी नीति आई थी कि भारतीय क्या कर सकते थे, भारतीय क्या करते थे, ये जो इन लोगों को सिलेक्ट, ये जो एक तो अंग्रेजों ने मनोनीत किए थे कुछ व्यक्ति, मतलब चुनना, जो ब्रिटिश भारत में जो ब्रिटिशर्स लोग कानून बनाते थे, उस संसद में, उस कमेटी में भारतीयों को भी कुछ बुलाते थे, पढ़े लिखे भारतीयों को, जो दिमाग से अंग्रेज होते थे। तो वो लोग क्या करते थे, भारतीय जो भारत में एक्चुअल मुद्दे जरूरी हैं कि उठने चाहिए सभा में, उन मुद्दों को याचिका के माध्यम से उठाते थे। याचिका मतलब कि इन मुद्दों पर भी नजर डालो। आज भी अपन पेटिशन फाइल करते हैं कोर्ट में और संसद में, तो ये ऐसी चीजें। तो याचिका, पेटिशन के जरिए संवैधानिक सुधारों की मांगे उठने लगी थी। कौन करने लगे थे? उदारवादी भारतीय नेता, जैसे कि दादा भाई नेहरू हो गए, ये उदारवादी नेता है। फिरोज शाह मेहता हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, ये सारे उदारवादी नेता थे। ये क्या करते थे? अंग्रेजों की सभाओं में
याचिका के माध्यम से अपने भारतीय एक्चुअल मुद्दों को वहाँ सभा में पहुंचाते थे। ये मतलब इस टाइम पे ये होने लग गया था और ये यूपीएससी पूछता है। उसके बाद बात करें ब्रिटिश परिषद अधिनियम की, जो कि 1892 में आया था। इसमें क्या हुआ था, कांग्रेस के दबाव पर एक्चुअली में परिषद अधिनियम आया था, जो कि कांग्रेस के इन सभी विद्वानों के दबाव के बाद आया था, दबाव डालने के बाद, कि कांग्रेस के दबाव पर सीमित निर्वाचन को अनुमति मिल गई थी और भारतीयों को बजट में बहस करने का अधिकार मिल गया था। इसमें 2-3 पॉइंट थे, मेन 2 हैं, 2 पॉइंट एक एक करके समझ लेते हैं। कि अंग्रेजों ने ना निर्वाचन शुरू कर दिया था, मतलब चुनाव शुरू कर दिए थे, पर लिमिटेड लोगों के लिए। उनको लिमिटेड लोग ही चुनाव दे सकते थे। फॉर एग्जांपल मैं खड़ा हो रहा हूँ तो मेरे को गिने चुने अंग्रेज लोग वोट दे सकते हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा सल्तनत के लोग वोट दे सकते हैं। वो जो एलिट क्लास होता है ना पूरे नेशन का, जो क्रीमी टॉप 1% लोग होते हैं, वो निर्वाचन मेरे लिए कर सकते हैं। सबके लिए निर्वाचन नहीं था। उसकी अनुमति दे दी थी अंग्रेजों ने कि ठीक, क्योंकि अंग्रेजों को लगता था कि सारे टॉप 1% क्रीमी लेयर अंग्रेजों वाली है, मैक्सिमम अंग्रेजों के सपोर्टिव है या अंग्रेज ही है, तो वो लोग अंग्रेजों की बुराई वाले भारतीयों को तो चुनेंगे नहीं। और दूसरा, और जो भारतीय चुने होते थे सीमित चुनाव से, वो उन लोगों को भारतीयों को बजट में बहस करने का अधिकार मिल गया था। बहस मतलब लड़ने का नहीं, बहस मतलब जो अभी आप संसदों में देखते हो ना, पक्ष विपक्ष बात करता है किसी भी एक टॉपिक पे, कोई अगेंस्ट में बोल रहा है कोई फेवर में, इसको बोलते हैं बहस करना। इसके अधिकार मिलने लग गए थे, सीमित थे, बहुत लिमिटेड चीजें थी। हालांकि पैसे के मामले में भारतीय नहीं बोल सकते थे, ऐसे कुछ लिमिटेशंस थे, पर स्टिल ये शुरुआती दौर है, तो ये अपन बहुत अच्छी चीज है कि ये चीजें होने लग गई थी। यूपीएससी आपसे पूछ सकता है कि ये चीजें किस दौर में हुई। सीधा तो पूछता नहीं कभी किस दौर में हुई, तो आपको दौर पता है, वो टाइम जोन पता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस टाइप के नोट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद अगला आ जाते हैं प्रशासनिक केंद्रीकरण, मतलब गवर्नेंस यूनिटाइजेशन। जो भी हो क्या रहा था कि लॉर्ड कर्जन की कुछ दमनकारी नीतियां थी कि ये बंद कर देंगे, वो चालू कर देंगे, कुछ कानून बनाए थे। उसके बाद जैसे उसने नगर निगम बना दिया था, विच इज राइट। उसके बाद उसने कई विश्वविद्यालय बनाए थे। विश्वविद्यालय का मतलब ये नहीं था कि भारत में वो शिक्षा लाना चाहता था, तो उसके 2 मतलब थे। पहला, केवल एलिट क्लास, क्रीम क्लास और अंग्रेज जो यहाँ रह रहे हैं वो पढ़ेंगे। दूसरा, जो भारतीय पढ़ भी रहे हैं, इवन क्रीम क्लास भी, वो लोगों में अपन थोड़ी फूट डाल दें। फॉर एग्जांपल राजस्थान के 4 राजकुमार और एलिट क्लास पढ़ रहा है, कुछ बंगाल के पढ़ रहे हैं, तो उनमें भी भेदभाव डाल दो। ऐसा किसी को 2-4 नंबर ऐसे भेदभाव के नाम पे दे दिए, उनको तो कुछ नहीं जा रहा, भारतीयों में लड़ाई हो जाती थी। तो ये प्रशासनिक केंद्रीकरण करना चाहते थे। केंद्रीकरण का मतलब पूरा कंट्रोल इन अंग्रेजों के हाथ में आ जाए, भारतीयों के हाथ में रिमेनिंग कुछ भी ना बचे। तो ये सब चीजें करते थे नगर निगम से, फिर विश्वविद्यालयों का निर्माण करके भेदभाव करने के लिए। उसके बाद सेना में भेदभाव, जाति धर्म पंथ गुट क्षेत्र के आधार पर सेना की टुकड़ियां बांट देती थी। आजकल आप भी ये चीजें अभी तक चलती थी, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जैसे सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट। ये पहले ऐसी नहीं थी, पहले पूरी इंडिया रेजिमेंट होती थी। नॉर्थ ईस्ट रेजिमेंट डायरेक्शन के नाम पे रेजिमेंट होती, वेस्ट रेजिमेंट मतलब वो जो वेस्ट में तैनात है, पर धर्म की जाति क्षेत्र के आधार पर बांट दी थी, जो अभी तक चलती आ रही। हालांकि अब ऐसा धार्मिक भेदभाव नहीं होता, पर उस टाइम पे होता था। पंजाबियों को कह दिया तुम पगड़ी नहीं पहन सकते, किसी को कह दिया तुम मूछ नहीं रख सकते, किसी को कह दिया तुम कड़ा नहीं पहन सकते, तो इस टाइप के भेदभाव थे। उसके बाद सैनिक भेदभाव होने लग गए थे। बंगाल विभाजन कर दिया था भाई, मैंने आपको पूरा बताया था इसका भी इसके पहले। बंगाल विभाजन, अंग्रेज कुल मिला के फालतू बात कर रहे थे कि हम अपना प्रशासनिक सुविधा के लिए कर रहे हैं, पर एक्चुअल में हिंदू मुस्लिम में बांटना था। लेफ्ट में हिंदू, राइट में बंगाली मतलब मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा थी, तो उनको बांटने के लिए बंगाल विभाजन कर दिया। कुल मिला के मतलब अंग्रेज चाह रहे थे प्रशासनिक केंद्रीकरण से, मेरा मतलब है कि जनता बट जाए ताकि सारी पावर अंग्रेजों के पास आ जाए। अगर जनता यूनिटी में आ गई थी तो 1857 में आपने देख रखा है, ऐसी तैसी कर दी थी अंग्रेजों ने, अपने भारतीयों ने। उसके बाद ये सब चीजें राष्ट्रवाद कुचलने की कोशिश थी, लेकिन इसका उल्टा इफेक्ट हो गया। हर इफेक्ट का इक्वल और रिटर्न इफेक्ट होता है ना, परंतु इससे हो क्या रहा था कि इससे स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होने लग गई थी। धीरे धीरे जितना बांट रहे थे अंग्रेज अपन को, उतने ही अपन एकत्रित होकर अंग्रेजों की ऐसी तैसी करी थी अपन ने स्वदेशी आंदोलन में। आगे अपन देखेंगे भी इसको। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं 1880 तक के आर्थिक बदलाव। 1880 से 1895 तक के राजनीतिक बदलाव अपन ने देख लिया। अब आर्थिक बदलाव देख लेते हैं। पहली बात तो ये अभी भी चल रहा था क्या, धन का निष्कासन, ड्रेन ऑफ वेल्थ। अंग्रेजों ने मतलब कहता हूँ 10-10, 15-15 शिप, केवल खजानों, पैसे और भारतीय राजमहलों की, किलों की अद्भुत चीजों से भर के जाते थे हर महीने अंग्रेजों के पास इंग्लैंड में। बहुत ये तो सोचने में बुरा लग रहा है। सोचो जिन लोगों ने देखा होगा
उनको कैसा लगता होगा। हालांकि खैर धन निष्कासन इस ड्रेन ऑफ वेल्थ की पॉलिसी, ये जो वर्ड है ना, ये दादा भाई नौरोजी ने दिया है और ये चलते बहुत पहले से रहा था, ये वर्ड अब आया था। और इन्होंने एक बुक लिखी थी, पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी की बुक थी। इसमें ना अंग्रेजों को नंगा करके मारा था तरीके से, और इसमें अंग्रेजों की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बहुत बुराइयां हुई थी कि ये कर रहे हो, मतलब अंग्रेजों को उंगली उठने लगी थी, ये कर रहे हो तुम इंडिया में, ऐसी तैसी कर रहे हो। और एक्चुअल में उन्होंने तरीके से अंग्रेजों की पोल खोली थी। अगर आपको मौका मिले ना, चाहे तो आप ये खरीद के या ऑनलाइन, या फिर मैं तो कहता हूँ चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट डाल के इसको पढ़ो, पर एक बार इसके की पॉइंट्स पढ़ के देखो, इतनी बुरी हालत। ये बुक पढ़ने में मतलब बुरा लगता है यार, मतलब कैसे बताएं। तो दादा भाई नौरोजी ने ये बुक करी थी और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजों की छवि खराब हो गई थी। इस बुक से काफी पोल खुली थी। उसके बाद ये अकाल वकाल की जो जानकारी है ना, कि दादा भाई नौरोजी ने इसी बुक में हमें बता दी है, और भी बहुत कुछ चीजें। उसके बाद भयंकर अकाल महामारी, ये सब इन्हीं चीजों से पता चली थी। महामारी के टाइम थे, करोड़ों लोग मरे थे यार उस टाइम पे, करोड़ों लोग, जहाँ भारत की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा थी भी नहीं, उस टाइम पे करोड़ों लोग इफेक्ट हुए थे। इस समय पर भारत में सबसे ज्यादा अकाल पड़ रहे थे, सबसे बड़े बड़े अकाल पड़ रहे थे, और कई सालों तक चलने वाले अकाल थे। पूरा मतलब लाइन से लोग मर रहे हैं, और अंग्रेज कुछ नहीं करते थे। मतलब एक गड्ढा बना के सबको फेंक दिया उस गड्ढे में, पिक्चरों के सीन जैसा, और पूर दिया उसको, अरे राम। उसके बाद बहुत अकाल प्लेग पड़ रहे थे। जबकि अंग्रेज क्या कर रहे थे, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, महारानी विक्टोरिया आई थी 75 में, तो उनको उनके वेलकम की तैयारी के लिए दिल्ली दरबार, पूरा दिल्ली, लाल किला और जितना भी क्षेत्र है, पूरा सजा रखा था अंग्रेजों ने। भारत में खाने को दाना नहीं, पर यहाँ पार्टी जलसा चल रहा था। इन्हीं चीजों से तो भारतीयों में अंग्रेजों के लिए असंतोष पैदा आया, क्रोध आया, गुस्सा आया, सारी चीजें। ठीक है, यहाँ तक कि अपन सोशल और इकोनॉमिकल कंडीशन अपन देख रहे हैं। एक्चुअल में यही मेंस में पूछा जाता है, यूपीएससी और स्टेट पीएससी में। उसके बाद औद्योगिक विकास की अपन बात करें तो जमशेदपुर में पहला टाटा का प्लांट लगा था, जो कि स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए लगा था, कपड़े और ईंधन के लिए लगा था ये प्लांट, और विच इज़ वेरी ग्रेट। जमशेदजी टाटा ने लगाया था जमशेदपुर में। उसके बाद राजस्व विभाग, राजस्व व्यय देखें तो मतलब इसका मतलब है कि अंग्रेज एक्चुअल में खर्चा कहाँ कर रहे थे अपनी बजट का, वो पूरा कर रहे थे अपनी सेना पे और अंग्रेजों की सुख सुविधाओं के लिए, मतलब खुद के लिए। ये यहाँ पे खर्च जा रहा था, मतलब बड़ा हिस्सा सेना व अंग्रेजों पर खर्च होता था, और शिक्षा स्वास्थ्य जैसी जरूरी चीजों पर मात्र 1-2% खर्च होता था, बहुत लिमिटेड। और उसमें भी जो 1-2% शिक्षा का यूज हो रहा है ना, शिक्षा और स्वास्थ्य, उसमें भी स्वास्थ्य अंग्रेजों के लिए, भारतीयों के लिए कुछ नहीं, शिक्षा भी एलीट क्लास के लिए, बड़े क्लास के लिए, ये सब चीजें हो रही थी। उसके बाद 1880 से, अरे मैंने क्या लिख दिया, 1880 से 1905 तक के सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव, विच इज मोस्ट आईएमपी। अच्छा, ये सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव में ये भी आ जाएगा, सामाजिक बदलाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसको केवल पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखना, ये सोसाइटी से जुड़ी संस्था है, कम्युनिटी है, तो सोसाइटी के लिए भी है। हालांकि लिखी इस तरफ है, पर आप इस तरफ से भी उसको काउंट करके चलना। यूपीएससी पूछ सकता है कि किन कारणों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, शुरुआती और बाद के अंतर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य बताओ, या फिर इसका सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ा, या फिर क्या ये सोसाइटी का रिफ्लेक्शन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, या फिर जो एओयू ने सोचा था कि क्या लाइन बोली थी उन्होंने, सेफ्टी वॉल्व, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कैसे उनके लिए सेफ्टी वॉल्व की तरह काम कर सकती थी। तो यूपीएससी से घुमा के चीजें पूछता है, उल्टा कान पकड़ता है, पर आंसर तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो मेरे क्वेश्चन से, आंसर लगभग सबके सेम है कि आपको इनकी एओयू की विचारधारा भी पता होनी चाहिए, इनके एक्चुअल उद्देश्य भी पता होने चाहिए, और कौन था इनके सदस्यों में। देखो ना कितने एलीट क्लास के लोग थे उस समय के हिसाब से। तो ये सारी चीजें थी। उसके बाद पुनरुत्थानवाद, रिवाइवलिज्म की बात करें, पुनरुत्थानवाद की बात कुछ ऐसी है, पहले अपन पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको समझाता कि स्वामी विवेकानंद 1893 में बना देते हैं, शिकागो में भाषण देने जाते हैं। उसके बाद दयानंद सरस्वती आर्य समाज बना देते हैं, और इन जैसे कई नेताओं ने भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया कि भारतीय किसी से एक्चुअल में कम नहीं है, और भारतीयों की संस्कृति को प्रोत्साहन दिया। कई ऐसी चीजें होने लग गई थी, कई, और एक मैं आपको अभी बताऊंगा कहाँ, एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की भी स्थापना करी थी, जो भारतीय वैल्यू पे बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड कराता था। मतलब भारतीयों में अब राष्ट्रीय चेतना की शुरुआत होने लगी थी। जैसे जैसे अंग्रेज और मारते जा रहे थे, भारतीय
अब अपन ऐसे नहीं थे, राजपूताना, मराठा, पंजाबी सिख हो गए, फिर अवध के बंगाल के नवाब हो गए, हैदराबाद के निजाम हो गए, मैसूर के राणा हो गए, ऐसे में डिवाइड नहीं हो गए थे अपन। अंग्रेजों के आने के लिए एक तो ये बात अच्छी हुई कि आज जो अपन अखंड भारत देखते हैं वो अखंड भारत हो पाया, नहीं तो अपन जितने राज्य है ना उतने अपन को वीजे रखने पड़ते हर जगह घूमने के लिए। उसके बाद जितना वो बांट रहे थे उतने अपन यूनाइटेड होते चले जा रहे थे बिकॉज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मूवमेंट्स एंड सबकी एक सी हालत है, तुम भी भूखे मर रहे हो, हम भी भूखे मर रहे हैं, अपन दोनों जिसकी वजह से भूखे मर रहे हैं, तो अपन दोनों यूनाइटेड हो गए। और किसके लिए यूनाइटेड हो गए? जिसकी वजह से भूखे मर रहे हैं। तो वैसी चीजें थी। उसके बाद सुधार बनाम परंपरा, मतलब रिफॉर्म जो अंग्रेज कर रहे थे उसके बदले अवज में ट्रेडिशन, रिफॉर्म वर्सेस ट्रेडिशन। अंग्रेज ना बांटने के नाम पे कई रिफॉर्म कर रहे थे, और या फिर कहते हैं कि रिफॉर्म के नाम पे बहुत बांट रहे थे, पर इसके बदले अपने ट्रेडिशन पे घुस रहे थे वो फालतू। मैं आपको समझाता हूँ कैसे, पहले अपन पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि अंग्रेजों के कई सामाजिक और धार्मिक कानूनों के विरोध हुआ, विच इज राइट, क्योंकि भारतीय नहीं चाहते थे कि अंग्रेज हमारे निजी मामले में दखल लें। सती प्रथा रोक दी, विधवा पुनर्विवाह चालू कर दिया, क्या कहते हैं बच्चों से काम कराना बंद करवा दिया, धीरे धीरे आखिर चलता तो अंग्रेजों का काम करोगे तो करने देंगे, अदरवाइज बंद। उसके बाद क्या कहते हैं कई धार्मिक चीज़ों पे रोका टोकी लगाई कि सेना में ये नहीं पहन सकते, मैंने आपको बताया, कड़ाब, टीका, तिलक, ये सारी चीज़ें। और पहनावे पे भी पॉइंट आउट किया, दाढ़ी वाड़ी, मुस्लिम दाढ़ी नहीं रखते, ये क्या बात हुई भाई, उनका कल्चर है, रखने दो। उसके बाद ये सारी चीज़ें थी। एक्चुअल में अंग्रेज रिफॉर्म के नाम पे बंटवारा कर रहे थे कि ये नहीं कर सकते। अब देखो सती प्रथा आज बुरी है पर ठीक है, पर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सोचो, उस जमाने के उस समय के हिसाब से सोचो। विधवा पुनर्विवाह अपन मानते हैं कि होने चाहिए, पर उस समय के हिसाब से सोचना, उस समय पे कल्चर पे एक सीधा हमला कर देना विच इज नॉट राइट। वो भी कोई इंडियन ही करे तो ठीक है, अंग्रेज कर रहा है, और ये सारी चीजें होने लग गए थे। वो भारतीय नहीं चाह रहे थे कि तुम हमारे, कोई भी नहीं चाहता किसी भी कल्चर का कि कोई बाहर का व्यक्ति हमें आके अपने ही कल्चर के बारे में रोका टोकी करे। तो ये चीजें होने लग गई थी। दूसरी चीज सांप्रदायिक नीति, सॉरी अंग्रेजों की सांप्रदायिक नीति थी, मतलब संप्रदाय के नाम पे, क्षेत्र, वर्ग, जाति के नाम पे बांट देना। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अंग्रेजों द्वारा बहुत भेदभाव करे गए थे बांटने के लिए अपन को, कि सेना को जाति, वर्ग, पंथ, क्षेत्र के नाम पे बांट देना, अलग अलग रेजिमेंट, किसी को कुछ अच्छा दे देना, किसी को कुछ बुरा, ताकि बंटवारा बना रहे। निर्वाचन होता था, केवल उच्च कुल के लोग या फिर हाई क्रीमी लेयर ऑफ इंडिया ही वोट दे सकती थी। उसके बाद मनोनीत जो भी अंग्रेज करते थे वो भी उन्हीं लोगों को मनोनीत करते थे जो अंग्रेजों के समर्थक को, कहने को भारतीयों के सामने क्या देखो हम भारतीय को ही चुन रहे हैं, पर वो भारतीय तन मन धन से पूरा अंग्रेज हो चुका है। उसके बाद कानून भी कुछ ऐसे बन रहे थे जो भारतीयों को, अगेन मैंने आपको बताया ना, प्रशासनिक केंद्रीकरण बनाने के लिए सारी शक्तियां अंग्रेजों के पास रहे। एक आर्म्स एक्ट बन गया था। आर्म्स एक्ट के मतलब भारतीयों के पास बिना लाइसेंस के अगर बंदूक है तो गिरफ्तार कर लो, कहीं हो तो सीधा फांसी। उसके बाद एक वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बन गया था, हालांकि वो बाद में बंद कर दिया, पर वार्निंग मतलब गर्दन पे तलवार लटकी रहती थी कि कोई भी अखबार इंडियन लैंग्वेज में प्रिंट नहीं होगा, और होगा भी तो बहुत रिस्ट्रिक्शंस के साथ, कुछ भी वो उल्टा सीधा नहीं छाप सकते। और कई सारे एक्ट कानून आए थे कि भेदभाव को बढ़ावा देने के लिए कई सारी चीज़ें होने लग गई थी इस टाइम जोन में। इन सारी चीज़ों को आप डिटेल में कर लेना, मेरे नोट्स में लिख रखे, मैंने अभी आपको समझाने के लिए, हालांकि जो मेरे नोट्स में है वो मैं बोलता हूँ, तो आप जो मैं बोल रहा हूँ ना वीडियो पॉज कर उन चीज़ों को लिख लिया करो। उसके बाद शिक्षा का भारतीयकरण होने लगा था, ये एक अच्छी चीज़ होने लग गई थी टाइम के साथ। इस टाइम तक आते आते कहाँ गया अपना टाइम, इस टाइम तक आते आते अपनी साथ कुछ अच्छी चीज़ें ये होने लग गई थी, जैसे कि एनी बेसेंट है, उन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनाया था। जमशेदपुर में जमशेदजी टाटा ने एक दो कॉलेज स्कूल बनाए थे वहाँ के जो वर्कर्स हैं उनके काम करने के लिए। उसके बाद कई अन्य भारतीयों ने भारतीय मूल्यों की शिक्षा संस्थानों की स्थापना करी, इंडियन कल्चर बेस्ड एजुकेशन, कुछ कुछ चीज़ें स्टार्ट होने लग गई थी, विच इज़ राइट। और उसके बाद ये चीज़ मैंने लिखी है कि पहले पढ़ लेते हैं कि बिखरे हुए भारतीय स्वयं को एक राष्ट्र के रूप में देखने लगे थे, और अब उनमें उग्रवाद की शुरुआत होने लग जा रही थी। अब धीरे धीरे वो अब उदारवादी भी समझ गए थे कि उदारवाद से कुछ नहीं होने वाला, इनको लकीर के ही भगाना पड़ेगा, ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे, अंग्रेजों को तरीके से भगाओ। और इसके बाद अपन पढ़ेंगे 1905 के बाद से पार्लियामेंट सुधार और ये सारी चीज़ें आने लगती हैं, गांधी जी आने लगते हैं। तो अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, अदरवाइज मैं यहाँ पे जो चीज़ें बोलता हूँ ना वो भी आप वीडियो पॉज कर करके लिखते जाया करो। और आप कमेंट में बता दो अगर मेरी वॉइस थोड़ी स्पीड में अगर मैं बोल रहा हूँ तो बताना, मैं थोड़े आगे चल के स्लो कर दूंगा। आई होप आपको ये टॉपिक डिटेल में पसंद आया होगा। जय हिंद ट्यूटर। यार मुझे ना
मुझे ये लास्ट वाला कैसे इसको समअप करते हैं वो नहीं पता, तो बस मेरे अंदर से वही निकलता है, जय हिंद। बाकी अदरवाइज तो मेरे को जानबूझ के बोलना पड़ता है। खैर, अपना जो प्रेफर करता है अपन वही बोलेंगे, जय हिंद।